यूजीसी एनटीए यूजीसी एनटीए जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2019 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र सेट 5 अध्यावार व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र शिफ्ट फर्स्ट शिक्षण अभिवृत्ति का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नजर रखने के साथ समय समय पर आयोजित किया जाता है यह है ऑप्शन बी में आएगा योगात्मक मूल्यांकन। इसमें व्याख्या में जब छात्रों के सीखने की बात आती है तो उनके शिक्षण संस्थान सीखने के ग्राफ समझ के स्तर और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन FA सीखने की प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन SA मानकों पर नज़र रखने के साथ समय समय पर या केवल पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो परिणाम पर केंद्रित है। यह ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो प्रतिभागियों को समय समय पर दिया जाता है। आमतौर पर पाठ्यक्रम शब्द या इकाई के समापन पर यह आयोजित हो जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, सीखने की प्रगति की जांच करना आदि एक संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त स्कोर, ग्रेड या प्रतिशत जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है और स्कूल में रैंकिंग के लिए एक आधार बनता है। सेकंड है निम्नलिखित में से किस अधिगम सामग्री परकता में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध व्यक्तिपरक होती है। इसकी व्याख्या में है डी में आएगा। इसके है ऑप्शन में अभिकर्मित अनुदेशनात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री ठीक है। इसकी व्याख्या में है अभिकर्मित अनुदेशनात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री में प्रस्तुत अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होती है। स्मिथ व मूर के शब्दों में अभिकर्मित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को कर्क पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। फिर थर्ड में शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन बी है तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षण के स्तर में तथ्यों के मध्य संबंध स्वरूप देखने संबंधी अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी सी मॉरिसन हैं। इस स्तर में तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि को समझना। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण अधिगम के मध्य अंतर करते हैं। इसमें आ जाएगा व्याख्या में ए में होगा शिक्षण तथा अधिगम का आधार शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों पर आधारित है। मनोविज्ञान पर ही आधारित होने के कारण शिक्षण तथा अधिगम में परस्पर संबंध स्पष्ट होता है। इनके मध्य परस्पर संबंध होने के साथ ही दोनों में कुछ आधारभूत अंतर भी है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। शिक्षण अधिगम
तथा विद्यार्थी की ओर लक्षित है, जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक, जबकि शिक्षण में इतनी व्यापकता नहीं। शिक्षण कार्य परक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम निष्पत्ति परक प्रक्रिया है। फिफ्थ नंबर आ गया निम्नलिखित में से कौन से कक्षा संबंधी कारक शिक्षण की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। इसकी व्याख्या में सी में आएगा प्रभावित शिक्षण के कक्षा की सजीवता को बनाए रखता है। एक प्रभावी शिक्षक ही प्रभावशाली शिक्षण में सक्षम हो पाता है। निम्नलिखित कारक एक कक्षा से संबंधित कारक है जो कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। फर्स्ट, विद्यार्थियों का कार्य से पहले का व्यवहार प्रभावशाली शिक्षण को प्रभावित करता है। अध्यापक द्वारा संप्रेषण के संरेखीय पैटर्न का पालन अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकी संसाधनों का अनुचित प्रयोग होने से प्रभावशाली शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। 6 नंबर में आएगा एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर। डी में आएगा प्रतिपुष्टि में देरी। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षा में एक ही समय में ढेर सारी सूचनाओं का प्रेषण एक ही समय में एक बार में कर देता है तो बच्चों के अधिगम में समस्या हो जाती है और वे उस पर उचित प्रतिपुष्टि नहीं दे पाते हैं। प्रतिपुष्टि के अभाव में इस बात की जानकारी नहीं हो पाती विद्यार्थी सीख रहा है या नहीं। शोध अभिवृत्ति में आएगा। इसमें है निम्नलिखित में से किस प्रारूप में दस्तावेज के अध्याय योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालयों में एक शोध डिग्री समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऑप्शन ए है थीसिस शोध प्रबंध। इसमें व्याख्या में आएगा। व्याख्या में है थीसिस या शोध प्रबंध को दस्तावेज के अध्याय योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालयों में एक शोध डिग्री समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फिर 8 नंबर एक शोधकर्ता अपने शोध में ICT का उपयोग करने का इरादा रखता है। इस तरह के निर्णय में सबसे अधिक महत्व वजन क्या होना चाहिए। इसमें आएगा व्याख्या में है जब एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य में ICT का उपयोग करने की इच्छा रखता है तो इस तरह के निर्णय लेने समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट है प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण की उपयुक्तता कितनी है, इसके खरीद में कितनी लागत शामिल है, विभाग में उन साधनों की उपलब्धता है कि ना ही जहां पर अनुसंधान कार्य किया जाना है इत्यादि। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन की प्रक्रिया अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान वाले शोध के रूप में प्रयुक्त होगी। इसमें आ जाएगा डी में आएगा। डी में कोई भी गैर संभाव्यता आधारित प्रतिचयन प्रक्रियाएं हैं। कोई भी गैर संभाव्यता आधारित प्रतिचयन प्रक्रियाएं अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान वाले शोध के रूप में उपयुक्त होगी। शोधोद्देश्य प्रतिदर्श गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है। इसमें शोधकर्ता अपनी अध्ययन सुविधा के लिए स्वयं चुनाव करता है जो सीमित लोगों पर प्राथमिकता के साथ चुनाव करता है। 10वां क्वेश्चन एक शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते समय प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया, इसे कहा जाएगा। ऑप्शन सी है अनैतिक कृत्य। व्याख्या में
एक शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते समय प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किया गया यह कृत्य एक प्रकार अनैतिक कृत्य है। ये वह दस्तावेज जो किसी शिक्षार्थी द्वारा द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है। शोध प्रबंध या थीसिस कहलाता है। शोध प्रबंध की रूपरेखा के 4 निर्धारक तत्व होते हैं: शोध विषय, शोधार्थी की भूमिका, शोध निर्देशक, उपलब्ध सामग्री। 11 नंबर, एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सुधार की योजना बनाता है। इस संबंध में किस प्रकार का शोध स्वरूप मददगार होगा? इसमें आएगा व्याख्या में आएगा। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सुधार की योजना बनाता है। तो इस संबंध में क्रियात्मक शोध स्वरूप अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। क्रियात्मक शोध का अभिप्राय उन शोधों से है जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की व्यावहारिक समस्याओं का हल खोजना होता है। बोध प्रश्न में आएगा। बोध प्रश्न में गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यथार्थ के रूप में बाजार और सिद्धांत के रूप में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की उदारवादी स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु उदारवाद ना तो इसका परिणाम है और ना ही इनका विकास, बल्कि उदारवादी स्थापना में बाजार ने परीक्षण सुविधा युक्त अनुभव के अधिक केंद्र, जहां कोई सरकारी तंत्र की अत्यधिक भूमिका के परिणामों को चिन्हित कर सकता है और अपने महत्व को आकलन भी कर सकता है कि भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी के मध्य में अभाव अथवा सार अथवा और अधिक सामान्य रूप से खाद्यान्न व्यापार के अभाव के तंत्र से संबंधित विश्लेषण का उद्देश्य इस बिंदु को परिरक्षित करना था जिस पर सरकार हमेशा अत्यधिक नियमन कर रही थी। अंततः मूल्य निर्माण और धन के परिचालन को साक्ष्य के रूप में मूर्त रूप देने के लिए विश्लेषण या इसके विपरीत व्यक्तिगत लाभ चाहना और सामूहिक धन का विकास किसी मामले में अर्थशास्त्र के मध्य संबंध की आंतरिक अमूर्तता के पूर्वानुमान विश्लेषण के माध्यम से आर्थिक प्रक्रिया का इष्टतम विकास तथा सरकारी प्रक्रियाओं का अधिकतम नियमन के चलते मूलभूत असमंजस्य की अभिव्यक्ति विचारों की कीड़ा से अधिक इसके माध्यम से फ्रांसीसी और अंग्रेज अर्थशास्त्री वाणिज्यवाद और वाणिज्यीकरण की सोच से दूर हटे। उन्होंने अर्थशास्त्रीय परंपरा के विमर्श को राज्य की युक्ति और सरकारी हस्तक्षेप की संतरता के आधिपत्य से मुक्त किया। अत्यधिक नियमन के उपाय के रूप में इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने इसे सरकारी कार्यवाही की सीमा के ऊपर रखा। स्पष्ट है कि उदारवाद का उद्भव आर्थिक विकास से अधिक न्यायिक विचार से नहीं हुआ है। वह राजनीतिक समुदाय का विचार नहीं है, बल्कि सरकार की उदारवादी प्रौद्योगिकी के अन्वेषण सहज परिणति है। उदारवादी स्थापना को मूर्त रूप देने के लिए किस प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता थी? उसमें आएगा व्याख्या में। ऑप्शन इसमें है धन के
परिचालन, धन के परिचालन, उदार व्याख्या में उदारवादी स्थापना को मूर्त रूप देने के लिए धन के परिचालन को साक्ष्य की आवश्यकता थी। मूल्य निर्धारण और धन के परिचालन को साक्ष्य के रूप में मूर्त रूप देने के लिए विश्लेषण या इसके विपरीत व्यक्तिगत लाभ चाहना और सामूहिक धन का विकास यथार्थ के रूप में और सिद्धांत के रूप में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की उदारवादी स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका थी। 13 नंबर में आएगा इष्टतम आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? इसका है डी, इसका अत्यधिक सरकारी कार्य पद्धति। इष्टतम आर्थिक विकास के संदर्भ में अत्यधिक सरकारी कार्य पद्धति बेमेल है। किसी मामले में अर्थशास्त्र के मध्य संबंध की आंतरिक अमूर्तता के पूर्वानुमान विश्लेषण के माध्यम से आर्थिक प्रक्रिया का इष्टतम विकास तथा सरकारी प्रक्रियाओं का अधिकतम नियमन के चलते मूलभूत असामंजस्य की अभिव्यक्ति विचारों की कीड़ा से अधिक दूसरे माध्यम से फ्रांसीसी और अंग्रेज अर्थशास्त्री वाणिज्यवाद और वाणिज्यीकरण की सोच से दूर हटे। उन्होंने अर्थशास्त्रीय परंपरा के विमर्श को राज्य की युक्ति और सरकारी हस्तक्षेप की संतृप्तता के आधिपत्य से मुक्त किया। फिर 14 यह गद्यांश लेखक की किसके प्रति वरीयता को दर्शाता है? इसमें है बी में आएगा। बी में है अर्थशास्त्र पर सरकारी नियंत्रण को सीमित करना। इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में यह गद्यांश लेखक के अर्थशास्त्र पर सरकारी नियंत्रण को सीमित करने के प्रति वरीयता को दर्शाता है। उदारवादी स्थापना में बाजार में परीक्षण सुविधा युक्त अनुभव के अभिकेंद्र, जहां कोई सरकारी तंत्र की अत्यधिक भूमिका के परिणामों को चिन्हित कर सकता है और अपने महत्व का आकलन भी कर सकता है कि भूमिका निभाई। फिर 15 नंबर में आएगा उदारवादी स्थापना में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रही है? ऑप्शन सी है बाजार की वास्तविकता। इसमें व्याख्या में आएगा उदारवादी स्थापना बाजीकरण के परिणाम स्वरूप उदारवाद की भूमिका रही है। बाजार और सिद्धांत के रूप में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की उदारवादी स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका में थी, परंतु उदारवाद न तो इसका परिणाम है और न ही इसका विकास है। उदारवादी स्थापना में किसके निहितार्थों की समीक्षा की गई? ऑप्शन बी में आएगा अत्यधिक शासन। इसमें व्याख्या में आएगा। व्याख्या में उदारवादी स्थापना में अत्यधिक शासन के निहितार्थों की समीक्षा की गई। अत्यधिक शासन या सरकारी तंत्र की सक्रियता उदारवादी अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है। अधिकतर स्थितियों में अत्यधिक नियमन के उपाय के रूप में इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने इसे सरकारी कार्यवाही की सीमा से ऊपर रखा। स्पष्ट है कि उदारवाद का उद्भव आर्थिक विकास से अधिक न्यायिक विचार से नहीं हुआ संप्रेषण। फिर 17 जब कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच एक सजीव एनिमेटेड चर्चा होती है तो इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें आएगा 17 में आएगा। इसमें है 17 में व्याख्या में जब एक कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य परस्पर एक सजीव संप्रेषण या चर्चा होती है तो इसे क्षैतिज संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण प्रक्रिया में तत्काल प्रतिपुष्टि होती है जिसमें अधिगम सरलतापूर्वक हो जाता है। फिर 18 नंबर में आएगा शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीक है। ऑप्शन बी है वाणी और ध्वनि की गति में अंतर। फिर इसमें व्याख्या में आएगा। व्याख्या में शिक्षण के
दौरान मुख्यतः लिखित एवं मौखिक संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण तकनीक के प्रयोग के दौरान वाणी और ध्वनि की गति में अंतर विद्यमान होता है, जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रुचिकर बनाता है। फिर 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में नियोजित किया जा सकता है? ऑप्शन इसका आएगा सी में है BCE। व्याख्या में है, एक कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे कि संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। कक्षा को नियोजित करने के लिए उसे संगठनात्मक, प्रतिष्ठा तथा प्रतीकात्मक रूप में व्यवस्थित करना चाहिए। 20 नंबर है, नीचे अभिकथन और तर्क के रूप में कथन दिए गए हैं। एक ए अभिकथन में आएगा औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है। तर्क आर, शैक्षिक मर्यादा कक्ष परिवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है। इसके व्याख्या में आएगा डी में आएगा, दिया गया अभिकथन एक ही औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है, सही नहीं है, बल्कि तर्क आर की शैक्षिक मर्यादा कक्षा परिवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है, सही है। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इसमें आएगा किसी निश्चित कूट भाषा में AEIOU को TNHDZ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BFJPV को लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है UOIEA। फिर जिस प्रकार -1 हो रहा है ना, ए में से -1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है। फिर जैसे उसी प्रकार इसमें हो जाएगा। फिर यह 22 नंबर में आएगा। 22 नंबर में यदि A+B का 3% बराबर है A गुना B का 7% है और A-B का 5% है बराबर है A.B का है 4% है, तब A, B का कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन सी है 4700/23%। फिर इसमें आ जाएगी व्याख्या में, इसमें है 23 नंबर में आएगा, किसी वस्तु पर दिए जाने वाले क्रमगत छूट क्रम से 10%, 15%, 20% के समतुल्य छूट क्या होगा? इसका ऑप्शन डी 38.8% है। इसमें यह किसी वस्तु व्याख्या में किसी वस्तु पर दिए जाने वाले क्रमिक छूट क्रम से 10, 15 तथा 20% है, अतः वस्तु पर दिए जाने वाले समतुल्य छूट का प्रतिशत है 100 बराबर 100 - 100 गुना 100 - 10/100 गुना 100 - 15/100 गुना 100 - 20/100 बराबर रहेगा 100 - 100 गुना 90/100 गुना 85/100 गुना 80/100 बराबर रहेगा 100 - 61.20 बराबर हो जाएगा 38.8%। फिर इसमें आ जाएगा किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल -4 है, तब उनके घनों का योग होगा। इसका ऑप्शन आएगा -52 है, 52। फिर इसमें आ जाएगा 25 नंबर में आएगा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित है और ब्याज की अदायगी वार्षिक है। यह राशि 3 वर्ष यह हो जाएगा, यह 101,816 रुपये है और 4 वर्ष में ये हो जाएगी 105,888.64 रुपये हो जाती है। ब्याज दर क्या है? यह 4%।